नाज़रीन, इसराइल के कतर पर हमले की कई डायमेंशंस हैं, कई इसके एस्पेक्ट्स हैं जिसके ऊपर बात जारी है और इसको डिग आउट करने की कोशिश की जा रही है कि आगे इसराइल और अमेरिका जो क्या प्लान कर रहे हैं। किसी ने सोचा नहीं था, यानी इन्होंने सोचा नहीं था कि इसराइल और अमेरिका इस हद तक भी जाएंगे। तो अब आगे क्या होने जा रहा है, इसको जो है वो डिग आउट किया जा रहा है। देखिए नाज़रीन, ये जो कतर के ऊपर हमला है, इसने बहुत सारे जवाब दे दिए हैं। इसने अरबों को भी बहुत सारे जवाब दिए हैं और इसने अजम को भी बहुत सारे जो है वो जवाब दिए हैं। एक तो यह है कि जो कुछ महीने पहले ट्रंप ने जो दौरा किया और अरबों की जानिब से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया गया, ये उसका भी जवाब है इजराइल की जानिब से। वो जो इन्वेस्टमेंट की जा रही थी वो किस लिए की जा रही थी? वो अमेरिका का जो खुशनुदी है वो जीतने की कोशिश की जा रही थी, वो अमेरिका का मजीद कॉन्फिडेंस जीतने की कोशिश की जा रही थी, वो अमेरिका पर मजीद इंफ्लुएंस हासिल करने की कोशिश की जा रही थी। और वो ये एक अटेम्प्ट थी कि जो अमेरिका की रिवायती पॉलिसी है टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट, कि इसमें इजराइल ही पुलिसमैन होगा, इजराइल ही हेजेमोनिक होगा और जो भी मिडिल ईस्ट की पॉलिसी बनेगी वो इन रेफरेंस विद इजराइल बनेगी। तो अरब्स ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स देकर ये चाहते थे कि अमेरिका इस रिवायती पॉलिसी को बदले और इजराइल को वो अबंडन करे और ये जो पुलिसमैन वाला रोल है वो खत्म करे और अरबों को भी इन इक्वल जो है वो इजराइल ट्रीट किया जाए और मिडिल ईस्ट में इस रिवायती पॉलिसी को जो है वो बदला जाए। और इजराइल ने हमले से जवाब दिया है कि ये सारी फेल्ड अटेम्प्ट्स है। और इसके साथ एक और जवाब ये मिला है कि इजराइल और अमेरिका का जो ताल्लुक है वो गिव एंड टेक के ऊपर नहीं खड़ा हुआ है, वो लेन देन के ऊपर नहीं खड़ा हुआ है कि अब मजीद इन्वेस्टमेंट्स कर दी तो इजराइल और अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, अब कुछ खराबी आ गई तो वो नीचे चले जाएंगे, और कोई टेम्परेरी इंटरेस्ट के ऊपर नहीं खड़ा हुआ है, बल्कि ये एक नजरिए के ऊपर खड़ा हुआ है, ये एक फेथ और आइडियोलॉजी के ऊपर खड़ा हुआ है, ये एक अकीदे के ऊपर खड़ा हुआ है। इसमें गिव एंड टेक नहीं है। ये नहीं कि इजराइल कुछ करेगा तो फिर अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे रहेंगे और कुछ नहीं करेगा तो ताल्लुकात जो है वो खराब हो जाएंगे। ये ताल्लुक जो है वो फेथ और आइडियोलॉजी के ऊपर खड़ा हुआ है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। अमेरिका को मजीद ट्रिलियंस देकर, अमेरिका की ताबेदारी करके, अमेरिका की खुशनुदी के लिए तरह तरह की अटेम्प्ट्स करके इससे कुछ भी नहीं होगा। अमेरिका रिगार्डिंग मिडिल ईस्ट अपनी पॉलिसी कभी भी नहीं बदलेगा। ये इजराइल के इस हमले ने जो मैसेज दिया है, तो इसलिए अरबों को और बाकी मिडिल ईस्ट के मालिक को अपनी डिग्निटी जो है वो वापस हासिल करनी है। अभी तक की जो पॉलिसी रही है सिर्फ अमेरिका की खुशनुदी हासिल करना और एक एक उस चीज से डरते रहना कि इस बात पे अमेरिका नाराज ना हो जाए, इस बात के ऊपर अमेरिका नाराज ना हो जाए। अगर हमने अमेरिका से जो है वो अगर हम फलस्तीनियों के साथ खड़े हो गए तो ये अमेरिका को अच्छा नहीं लगेगा, अगर हमने ईरान के साथ ताल्लुकात बनाए तो ये अमेरिका को अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। एक एक चीज से डरते रहना, ठीक है ना। तो वो पॉलिसी जो है वो यहां पर फेल हुई है कि अमेरिका हमेशा जो है वो इजराइल के साथ खड़ा होगा, ना कि कभी इनके साथ। तो अपनी डिग्निटी जो है वो उसको वापस हासिल करना है। और देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो मौजूदा अरब लीडरशिप है ये बड़े जीनियस माइंड्स हैं। हमें ये जीनियस माइंड्स जो है वो यूएई में नजर आते हैं, ये हमें सऊदी अरेबिया में नजर आते हैं, ये हमें कतर के अंदर नजर आते हैं। देखिए ये वो लीडरशिप है जिन्होंने सहरा में एक जंगल में मंगल करके दिखाया। इनको गैर मामूली जो दौलत मुयसर आई है और उनको कैसे इन्होंने मैनेज किया है, उसको इन्वेस्ट किया है, दुनिया में सॉफ्ट पावर जो हासिल किया। और अभी तक अगर ये मुल्क टिके हुए हैं तो अपनी उस सॉफ्ट पावर ही की वजह से टिके हुए हैं। और वसाइल तो दुनिया में और भी रीजन्स के पास हो सकते हैं, लेकिन वो उस तरह की तरक्की हासिल नहीं कर सके जैसे इन्होंने की। तो ये बड़ी जीनियस बात है और बड़ी गैर मामूली बात है कि इन्होंने ये तरक्की की और अपनी दौलत को मैनेज किया और अपने लोगों को एक इतनी बड़ी खुशहाली की तरफ लेकर गए। और अरब के चरवाहे अब आप देखें कि ऊंची ऊंची इमारतों में जब वो एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं। और ये ज़ाहिर है कि एंड ऑफ द टाइम के हवाले से एक बहुत सॉलिड निशानी भी पूरी यहां पर हो चुकी है कि अरब के चरवाहे नंगे कदम फिरने वाले जो है वो इमारतों की बुलंदी में एक दूसरे का जब मुकाबला करेंगे। तो वो एक निशानी भी है जो पूरी हो चुकी है। तो ये जीनियस माइंड्स हैं। लेकिन एक बैटल जो सबसे मेन बैटल थी उसमें शिकस्त खा चुके हैं और वो इस हमले ने साबित किया। और वो बैटल थी अपनी सोवरेनिटी की और अपनी सिक्योरिटी की। तो इस बैटल के अंदर ये पूरी तरह से जब वो शिकस्त खा चुके हैं और इस हमले ने नाज़रीन ये साबित किया है कि वेस्ट से बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन्स खरीदना, ठीक है, और वेस्ट के ऊपर इन्हिसार करना, ये इन मुल्कों को महफूज नहीं बना सकता है। देखिए कतर के पास अमेरिकन बेस्ट वेपन्स हैं, बेस्ट एयर डिफेंस है। उन्होंने बर्तानिया से भी खरीदा हुआ है, फ्रांस से भी खरीदा हुआ है, दीगर यूरोपियन कंट्री से भी खरीदा हुआ है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ये खरीदे हुए हैं। लेकिन ये उनकी हिफाजत नहीं कर सके। तो वेस्ट से खरीदे गए वेपन ये इनकी हिफाजत नहीं कर सकते। हां, ये वेपन्स जब एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने इस्तेमाल करने हो, अगर फारस के खिलाफ इस्तेमाल करने हो, अगर अजम के खिलाफ इस्तेमाल करने हो या मिडिल ईस्ट के अंदर एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करने हो, तो फिर ये वेपन्स चलेंगे। लेकिन जब इजराइल अटैक करेगा तो फिर ये वेपन्स जब नकारा हो जाएंगे, ये बस खिलौने बनकर रह जाएंगे, ये हरकत ही नहीं करेंगे। अब देखें इजरायली हमला हुआ, ये नहीं कि आगे से इंटरसेप्टर मिसाइल फायर हुए, एयर डिफेंस जब वो एक्टिवेट हुआ और वो लेकिन रोक नहीं सका, ऐसा तो हुआ ही नहीं। उनका एयर डिफेंस एक्टिवेट ही नहीं हुआ
ये कितना बड़ा सवालिया निशान है कि जब इजराइल हमला करेगा तो ये इनके वेस्ट से खरीदे गए वेपन हरकत भी नहीं करेंगे और ऐसा लगेगा कि जैसे इनके पास कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। ये नहीं कि वो आगे हरकत में आए लेकिन रोक नहीं सके, नहीं, उन्होंने हरकत ही नहीं की और एक के बाद एक बिल्डिंग को निशाना बनाता चला गया इजराइल और धमाकों से पूरा कतर जो है वो गूंज उठा, ठीक है ना। तो ये एक बात इससे साबित हुई है। तो ये हम सारी खबरों का सादा अल्फाज में निचोड़ जब आपके सामने रख रहे हैं कि आगे क्या अब होने जा रहा है, व्हाट्स नेक्स्ट, कितने जवाब इससे मिल गए हैं, कितनी डायमेंशंस इससे वाज़ेह हो गई हैं। अच्छा, 2-3 और सॉलिड चीजें जो है वो मैं आपके सामने मजीद रख रहा हूं ताजा तरीन जो खबरों के तनाजुर के अंदर। देखिए, और ये चीजें हमें नजर आ रही है। पहली बात यह है कि देखिए, ये दहाइयों से बात होती है कि एक मुस्लिम दुश्मनी यहां पर एग्जिस्ट करती है और ये जो सारा सिस्टम है ये इनको क्रश करने में, यानी अरब और अजम दोनों को क्रश करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। तो लेकिन उन्होंने एक पर्दा रखा हुआ था कि चूंकि जो है वो ईरान बुरा है इसलिए हम ईरान के खिलाफ हैं, चूंकि सद्दाम हुसैन बुरा था इसलिए हमने उनको उसके ऊपर हमला किया, चूंकि बशर अल असद बुरा था इसलिए हमने अटैक किया, चूंकि कज़ाफी बुरा था इसलिए अटैक किया। लेकिन देखो ना, अरबों के साथ हमारे कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ये उन्होंने पर्दा रखा हुआ था गुड कॉप बैड कॉप का। लेकिन ये बात कि वो सबको ही अपना दुश्मन समझते हैं, ये इस हमले ने साबित किया। तो ये बात ओपनली अब सामने आ गई है कि उनके नजदीक कोई गुड कॉप बैड कॉप नहीं है, ये सिर्फ एक पर्दा था कि ये अच्छे हैं वो बुरे हैं, वो सबको एक ही नजर से देखते हैं। एक बात ये साबित हो गई। दूसरी बात देखिए, ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए और यहां पर टेंपल बनाने के लिए जिस मकसद के लिए वो आए हैं, उनको एक बड़ी जंग छेड़नी है। वैसे तो इजराइल मुसलसल ही हालत जंग में है, लेकिन जब वो आखिरी फेज आएगा ग्रेटर इजराइल का और टेंपल बनाने का, तो फिर एक बड़ी जंग उनको छेड़नी ही पड़ेगी। और जब ये उस तरफ जाएंगे तो हो सकता है पहले हमला जो है वो इधर से, अरबों से, मिडिल ईस्ट से इजराइल के ऊपर हो जाए, क्योंकि वो तो एक ऐसी चीज है ना जिसको ये कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो हो सकता है ये पहले उसके ऊपर हमला कर दें। तो इस हमले से इजराइल ने ये बताया है कि वो उस बड़ी बैटल के लिए तैयार हैं, यानी वो किसी भी वो महकूम फलस्तीनियों के लिए नहीं, वो इन ताकतवर अरबों से भी टकराने के लिए जब वो तैयार हैं, वो कॉन्सिक्वेंसेस से बालातर। और इस बड़ी बैटल के लिए, ठीक है, इस बड़ी बैटल के लिए जो पूरे मिडिल ईस्ट में लड़ी जाएगी और उससे भी आगे तक, वो इस बैटल के लिए तैयार है। दूसरी बात होगी। तीसरी बात यह है कि ये बात समझी जाती है कि अरब वर्ल्ड और इस्लामिक वर्ल्ड ये बहुत ही कमजोर हैं और खासकर मिडिल ईस्ट की जो वर्ल्ड है इनके पल्ले कख भी नहीं है और ये जवाल के अंदर हैं, ठीक है ना। ये एक तासुर और अजम्पशन पाई जाती है। और लेकिन फिर इनके अमेरिका से ताल्लुकात, दुनिया भर के साथ मामलात और दौलत, कहते हैं नहीं नहीं इनके पास तो बड़ी ताकत है। तो ये वाला जो हमला है उसका जो जवाब है वो इस बात को या तो सही साबित करेगा कि इनके पल्ले कख भी नहीं है, और जब ये साबित हो जाएगा तो फिर देखिए इजराइल इनके साथ क्या करेगा मजीद आगे, या फिर ये अजम्पशन जब वो गलत साबित होगी, ठीक है ना। पहले तो ये था ना कि लेबनान है तो लेबनान तो कमजोर सा मुल्क है, वो क्या कर ले। यमन है वो 2000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, पुअर तरीन नेशन है, वो क्या कर ले। फलस्तीनी वैसे ही मजलूम और महकूम है, वो क्या जवाब दे सकते हैं इजराइल को। तो यहां जो मरकज है ताकत का, अब उसके ऊपर हमला हुआ है। अगर वो भी रिस्पॉन्ड नहीं कर सका तो इसका मतलब कि ये इनके पल्ले कख भी नहीं है, और फिर इजराइल के लिए बिल्कुल ग्रीन लाइट होगी कि वो आगे ग्रेटर इजराइल और टेंपल आगे तक मामला लेकर जाएगा। अगले आने वाले साल जो हैं और ये महीने और ये हफ्ते और ये साल, जब तक कि एक नया ऑर्डर स्टैब्लिश हो नहीं जाता, लॉज, नॉर्म्स, कन्वेंशन बन नहीं जाती कि दुनिया किस तरह से चलेगी, ये जो टाइम है कि जब तक ऊंट किसी करवट बैठ नहीं जाता, ये कमजोर मुल्कों के लिए बड़े मुश्किल साबित होने वाले और उनका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल होने जा रहा है। कमजोर मुल्क से मुराद जिनकी हार्ड पावर नहीं है, सॉफ्ट पावर नहीं चलने वाली, ये बात अब साबित हो गई है। दुनिया भले कहते रहे हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, कोई आपके साथ नहीं खड़ा है। आपके मिसाइल हैं, आपके पास जंगी हथियार हैं, आपके पास मिलिट्री पावर है, तो ही आप इस वर्ल्ड में सर्वाइव करेंगे। जब तक एक नई वर्ल्ड जब तश्कील नहीं दी जाती, कोई आपके साथ खड़ा होने के लिए नहीं आएगा। आज कतर के साथ सारी दुनिया खड़ी है, कतर की तरफ से एक पटाखा भी कोई नहीं चला सकता इजराइल के ऊपर। तो इसका मतलब सॉफ्ट पावर तो है, सब कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन क्या खड़े हैं, ठीक है ना। कोई एक पटाखा भी जवाब में इजराइल के ऊपर नहीं चला सकता है कि ये हम कतर का जवाब दे रहे हैं। और कतर इतना इन्फ्लुएंशियल और इतना ताकतवर और इतनी दौलत का मरकज होने के बावजूद एक शुरली भी नहीं चला सकता इजराइल के जवाब में। तो क्या इस हमले ने साबित किया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यही रूल चलेगा जब तक एक दुनिया शेप नहीं हो जाती। और मैं आपको बता दूं, उस नई दुनिया के शेप होने में अभी मजीद साल जब वो लगेंगे। तो इस तरह जो ताकतवर हैं वो मुल्कों को कुचलते चले जाएंगे, वो गवर्नमेंट्स गिराते चले जाएंगे और एक्सपेंशन जो है वो करते चले जाएंगे। देखिए अमेरिका क्या रूल बना रहा है, ग्रीनलैंड हमें दे दो, कनाडा हमें दे दो। ये कोई अमेरिकी सदर बात भी कर सकता था कि कनाडा हमें दे दो, यूरोप को कह सकता था कि ग्रीनलैंड हमें दे दो, ये कोई कह भी सकता था।
ٹھیک ہے. اور ایون کوئی امریکی صدر ایران پر حملے کے لیے راضی نہیں ہوا. قطر تو بہت دور کی بات ہے, ایران پر حملے کی بھی گرین لائٹ نہیں ملی. تو یہ جو امریکہ کا یہ اوپنلی میسج ہے کہ اب آنے والے سال جو ہے وہ دنیا کس طرح سے چلے گی, طاقتور کچھ بھی کرے گا اور کوئی اس کو بچانے کے لیے نہیں آئے اگر وہ خود اس ملک کو اپنی تیاری کرنی ہے. تو یہ عربوں کے لیے بہت ضروری ہے اور مڈل ایسٹ کے لیے اور عجم کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی ملٹریز کو کھڑا کریں, اپنی ہارڈ پاور کی طرف جائیں, وگرنہ اس کے سوا کوئی کسی کے لیے سروائیول کا چانس نہیں ہے. اچھا, اگلی بات یہ ہے, دیکھیے جب وار اینڈ ٹیرر شروع ہوتی, اب یہ سارا تازہ ترین خبروں کے تناظر میں اور آگے سمجھنے کے لیے چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, چونکہ اگر خبریں ہیڈ لائنز آپ کے سامنے پڑھیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. دیکھیے جب وار آن ٹیرر شروع ہوتی ہے 2001 کے اندر, تو پہلا ملک کون نشانہ بنتا ہے؟ افغانستان. اور دنیا کیا سمجھتی ہے کہ اس وار آن ٹیرر میں چونکہ افغانستان کے ساتھ ہی معاملہ ہے, یہ کہہ رہے ہیں جی افغانستان سے اٹیک ہوا ہے, تو یہ صرف اس کے جواب میں صرف افغانستان کو نشانہ بنا رہے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ عراق, پھر کیا ہوتا ہے شام, پھر کیا ہوتا ہے لیبیا, پھر کیا ہوتا ہے صومالیہ, پھر کیا ہوتا ہے سوڈان. ٹھیک ہے, ون آفٹر ادر کنٹری جو ہے وہ نشانہ بنتے چلے جاتے ہیں. اور بعد میں کئی سال بعد جو ڈاکیومنٹ سامنے آتے ہیں اس میں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ لسٹ جو ہے یہ 2001 میں ہی بن چکی تھی کہ ہم نے ان 7 کنٹریز کو نشانہ بنانا ہے. یہ ایسا نہیں تھا کہ بعد میں ہونے والی ڈیولپمنٹس نے امریکہ کو مجبور کیا کہ وہ عراق پر بھی حملہ کرے, وہ فلانے پر بھی کرے, وہ فلانے پر کرے. نہیں, وہ لسٹ آلریڈی بن چکی تھی. تو قطر پر حملے نے یہ بتایا ہے اور سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ ایک کے بعد ایک ملک جو ہے وہ نشانہ بنتا چلا جا رہا ہے. فلسطین سے نکل کر معاملہ لیبنان گیا, لیبنان سے شام گیا, شام سے یمن گیا, یمن سے ایران گیا, ایران سے قطر گیا. تو کیا یہ لسٹ آلریڈی بن چکی ہے کہ کس کس ملک کو جو ہے وہ نشانہ بنانا ہے؟ ٹھیک ہے نا, یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ڈیولپمنٹس ہیں جو اسرائیل کو مجبور کر رہی ہیں. ایران کے اوپر حملے کی تو وہ پہلے سے بات کر رہے تھے, وہ کوئی ڈیولپمنٹ کا نتیجہ تو نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو کیا مزید کوئی لسٹ آلریڈی بن چکی ہے کس کس ملک کو جو ہے وہ نشانہ بنانا ہے؟ اور ایک اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس ماحول کے اندر امریکہ مزید ویپنز بیچنا چاہتا ہے؟ کیونکہ اس کا سب سے بڑا کاروبار تو یہی ہے, اس کی اکانومی کا سب سے بڑا حصہ تو یہی ہے, وار اکانومی. اور اس وقت جو ٹرمپ نے $1 ٹریلین کا بجٹ پاس کیا ہے وہ امن کے لیے پاس کیا ہے, وہ جنگیں چھیڑنے کے لیے کیا ہے. اور جب امریکن امپائر ہل چکا ہے اور ڈکلائن کی طرف ہے, تو وہ اس کو قائم رکھنے کے لیے سب سے بڑی طاقت کون سے استعمال کریں گے؟ ملٹری کو استعمال کریں گے. اس کا ثبوت آپ وینزویلا میں بھی دیکھ سکتے ہیں, اس کا ثبوت آپ پیسیفک کے اندر جو محاصرہ ہو رہا ہے چین کے گرد وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اور اس کا سب سے بڑا ثبوت آپ مڈل ایسٹ کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں. تو گلف جو ہے وہ بیٹھے رہے اور دیکھتے رہے جو کچھ باقی مڈل ایسٹ کے ممالک کے ساتھ ہوا, جو فلسطینیوں کے ساتھ ہوا, لیکن اس سب نے بھی ان کی یعنی امریکہ کو خوش کرنے میں مکمل کردار ادا نہیں کیا, ان کا خاموش بیٹھنا بھی. اور نتیجہ کیا نکلا کہ ان ملکوں کے اوپر اٹیک ہو گیا. تو ڈبل کراس کیا اسرائیل اور امریکہ دونوں نے ان کو. تو اب ان کو کھڑا ہونا ہے اور ذمہ داری لینی ہے فلسطینیوں کی بھی, کیونکہ یہ کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتے جو کچھ فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ امریکہ اور ویسٹ موجود ہیں اسرائیل کے ہر چیز کو کور کرنے کے لیے. اسرائیل کھل کر کہتا ہے کہ ہم جینوسائیڈ کریں گے, اسرائیل کھل کر کہتا ہے ہم ڈسپلیس کریں گے. ویسٹ کہتا نہیں, ایسی تو کوئی بات ہے ہی نہیں. ان کے ایک ایک چیز کو کور اپ کرنے کے لیے ویسٹ جو ہے وہ موجود ہے. تو یا تو ویسٹ اپنا ایٹیچیوڈ تبدیل کر لے ریگارڈنگ اسرائیل, وہ ایڈ ورکرز کو نشانہ بنا رہے ہیں, جرنلسٹ کو نشانہ بنا رہے ہیں. 200 سے زیادہ فٹ بالرز ہیں انہوں نے غزہ میں شہید کر دیا, اور یہ عرب ورلڈ کے ہول عرب ورلڈ کے بیسٹ فٹ بالر ہیں جو انہوں نے شہید کیے. اور میں آپ کو بتاؤں پورے عرب ورلڈ میں سب سے زیادہ ذہین, سب سے زیادہ پڑھے لکھے, سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ اور اسپورٹس مین اور انجینئرز اور ڈاکٹرز اور اسکالرز آپ کو پتا ہے کون ہے؟ فلسطینی. ان سب کے اندر جو آپ کو ساری عرب سٹیٹس نظر آتی ہیں, ان میں سب سے زیادہ انٹلیکچوئل جو ہیں وہ فلسطینی ہیں. 200 سے زیادہ فٹ بالرز غزہ میں انہوں نے شہید کر دیے ہیں جو پوری عرب ورلڈ کے سب سے بہترین فٹ بالرز تھے. ٹھیک ہے نا. تو یا تو ویسٹ اپنا ایٹیچیوڈ چینج کرے جو کہ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا, تو پھر آپ کے پاس دوسرا آپشن کیا بچتا ہے؟ پاورفل ملٹری. اس کے سوا آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. پھر آپ ایک اور چیز کو دیکھیے, جب ورلڈ وار ہوتی ہے, پہلی عالمی جنگ ہوتی ہے, تو اس میں اوور آل عالمی سطح کے اوپر جو اسلامک ورلڈ ہے وہ زوال میں چلی جاتی ہے, اس کو شکست ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور عالمی سیاست سے اس کو آؤٹ کر دیا جاتا ہے, اور آج تک عالمی سیاست سے وہ آؤٹ ہی ہے, اس کا کوئی کردار نہیں ہے دنیا کو شیپ کرنے میں, دنیا کو چلانے میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے. تو امپورٹنٹ باریک پوائنٹ بتانے کا یہ ہے کہ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ واپس آ گئے, اگر یہ دوبارہ عروج کی طرف چلے گئے, تو پھر اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا ہے. اسرائیل کے قائم رہنے میں ان کا ویک رہنا, اوور آل 57 کنٹریز کا اسی حالت زوال میں رہنا, یہ اسرائیل کے قائم رہنے کے لیے ضروری ہے, یہ ان کے سیلف ڈیفنس کے لیے ضروری ہے, یہ ان کی ایگزسٹنس کے لیے ضروری ہے. تو اس لیے ان کی دشمنی کسی ایک سے نہیں ہے, ایران سے نہیں ہے, لیبنان شام سے نہیں ہے, حزب اللہ حماس انصار اللہ سے نہیں ہے, وہ پوری 57 کنٹریز کو ایک ہی
सांचे में देखते हैं, एक ही लेंस से देखते हैं, लेकिन चूंकि डिवाइड एंड रूल भी है, कुछ को अच्छा कह दिया, कुछ को बुरा कह दिया, तो इस तरह से वो इन सबको जो है वो कंट्रोल में रखे हुए हैं। तो जो कुछ हो रहा है, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द पुनिशमेंट जो वर्ल्ड वॉर से इन सब के लिए शुरू होती है, 57 कंट्रीज के लिए। दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द पुनिशमेंट। अब आप देखिए, वर्ल्ड वॉर के बाद एक मुल्क निशाना बना है, आज तक बनता चला आ रहा है। सबसे ज्यादा जेर अताब कौन है? पूरी दुनिया की नेशंस उठाकर देखें कि सबसे ज्यादा जेर अताब यही 57 कंट्रीज है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा सवाल में और तकलीफ में और पुनिशमेंट में यही है। तो ये इजराइल की प्रॉपर पॉलिसी है। तो ये बात इनको समझना जरूरी है। और अगली बात यह है कि ईरान को न्यूक्लियर बनाना नागुज़ीर हो चुका है। मैं आपको बता सकता हूं कि ईरान इस वक्त कह रहा है कि हम आईएईए के साथ मुज़ाकरात आगे बढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप इसको बिल्कुल बिलीव कर सकते हैं कि ईरान ऑलरेडी न्यूक्लियर बनाने का प्रोसेस शुरू कर चुका है। और वो बात बिल्कुल यानी कि करीने क़यास है कि एक दिन ऐसा होगा कि ईरान न्यूक्लियर धमाका कर देगा। उसकी वजह यह है कि पीछे सारा मंजरनामा मैंने आपके सामने रखा है। किसी के लिए सर्वाइवल है ही नहीं, सिक्योरिटी गारंटीज की कोई हैसियत इस दुनिया के अंदर बची नहीं है। ये सारे 2 साल के बाद कोई गारंटी बची नहीं है। अगर कतर के ऊपर अटैक हो सकता है तो ईरान किसकी सिक्योरिटी गारंटी के ऊपर बैठा रहेगा? मुझे बताइए, कौन सिक्योरिटी गारंटी देगा ईरान को? और मिडिल ईस्ट में जो इजरायली हेजमनी है उसका एक बड़ा पार्ट जो है वो उसका न्यूक्लियर होना है। तो इजराइल के बराबर आने के लिए आपको न्यूक्लियर होने के अलावा कोई चांस नहीं है। तो अपने सर्वाइवल के लिए और बैलेंस ऑफ पावर के लिए ईरान अब बिल्कुल कोई मिस्टेक करने वाला नहीं है, मैं आपको बता दूं। तो वो ठीक है, जारी कहते रहेंगे, लेकिन अब उनको पता चल चुका है कि और इस सारे मंजरनामे में कि कोई चांस नहीं है। तो वो न्यूक्लियर के ऊपर काम कर रहे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। यानी ये बिल्कुल करीने क़यास। और वो जैसे नॉर्थ कोरिया ने अचानक धमाका कर दिया, तो वो वक्त भी दूर नहीं है कि ईरान जो वो धमाका कर सकता है। और मिस्र भी इस बारे में सोच रहा होगा, ये बात भी बिल्कुल। और टर्की भी इस बारे में सोच रहा होगा। दुनिया की बहुत सारी मजीद नेशंस भी न्यूक्लियर की तरफ जब बढ़ रही हैं। इजराइल, देखिए, आप एक बुरा काम करने के लिए आप एक पूरे सिस्टम को वहां पर खरीदते हैं ना। एक छोटा सा बुरा काम करवाने के लिए भी आप वहां की अथॉरिटीज को खरीदते हैं। एक गैंग को चलाने के लिए आप वहां के पुलिस स्टेशन को खरीदने की कोशिश करते हैं। तो इजराइल जैसी इवल एंटिटी को चलाने के लिए उन्होंने पूरे इंटरनेशनल सिस्टम को करप्ट कर दिया है, पूरे इंटरनेशनल सिस्टम को इवल कर दिया है। और 100 ईयर्स अगर आप उठाकर देखते हैं तो लाइज एंड लाइज ये हमें नजर आते हैं। झूठ का एक नैरेटिव के बाद दूसरा नैरेटिव नजर आता है, एक्सक्यूज के ऊपर एक्सक्यूज नजर आता है। फलां जर्नलिस्ट को मार दिया, अच्छा जी गलती हो गई, फलां यूएन को मार दिया, गलती हो गई। लाइज आफ्टर लाइज। और ये 100 साल के ऊपर मबनी ये झूठ है, ये वायलेंस है। और एक बात साबित हुई है कि इजराइल को चलाने के लिए मुसलसल वायलेंस करना पड़ेगा, मुसलसल ये झूठ का जो पलंदा है ये चलाकर रखना पड़ेगा। क्योंकि इजराइल एक ऑक्युपाइंग एंटिटी है, वो इनलेजिटिमेट एंटिटी है। उसको एक ट्रुथफुल अंदाज के अंदर माना ही कैसे जा सकता है? तो उसको चलाना बदमाशी ही के जरिए चलाना है, वायलेंस ही के जरिए चलाना है। वायलेंस में जो होगा, जो सिविलियंस मारे जाएंगे, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। इसलिए झूठ के ऊपर झूठ जो वो बोला जाएगा। तो यह बात भी इनको समझ जानी चाहिए कि पावरफुल मिलिट्रीज ही इस सब का, इस सारी चीज का आंसर है, ठीक है ना। इजराइल चलेगा ही वायलेंस के ऊपर। और इजराइल जो है वो कोई, मैं आपको बता दूं, कोई पावरफुल कंट्री नहीं है जितना ये खौफ में मुब्तला है। ईरान ने मुजाहरा करके दिखाया। इस वक्त सारे इजराइल किससे लड़ रहा है? उनके मद्दे मुकाबिल कौन है? औरतें और बच्चे। तो ये सारी उनकी आर्मी, जिसको आप बहुत नाकाबिले तस्खीर आर्मी कहते हैं, हमास और हिजबुल्लाह के हाथों 1 लाख इजरायली फौजी मारा गया और जख्मी हुआ है। 1 लाख सिर्फ हमास और हिजबुल्लाह के हाथों, ठीक है। तो इसलिए वो एक्सपोज हो चुके हैं, लेकिन इनके जहनों का खौफ जो है वो अभी तक निकल नहीं रहा है। और एक अप्रोच वैसे यहां पर यह भी एग्जिस्ट करती है, और यह हमें नजर भी आती है अरब वर्ल्ड की पॉलिसीज में और बाकी इनके इत्तेहादियों की पॉलिसीज के अंदर, कि देखिए इजराइल एक किलिंग मशीन है, एक वॉर मशीन है, जिसके लिए कोई ज़ाब्ता अखलाक उसूल मैटर नहीं करता। तो अगर हम भी रूल्स तोड़ना शुरू कर दें तो ये तो इजराइल के लिए फैसिलिटेशन होगी, ठीक है ना। ये तो इजराइल के लिए खुला मैदान देने वाला होगा कि वो जैसे मर्जी अपनी ताकत का इस्तेमाल करे। वो ऑलरेडी अपनी ताकत का इस्तेमाल जो है वो रूल्स को सामने रखे बगैर कर रहा है। तो अगर हम भी रूल्स तोड़ना शुरू कर दें, ठीक है ना, तो फिर इजराइल के लिए तो ये और खुला मैदान होगा, उसके लिए तो और ज्यादा जस्टिफिकेशन होगी। तो ये एक अप्रोच यहां पर इनमें एग्जिस्ट करती है। लेकिन क्या इस अप्रोच से भी वो इजराइल को रोक सके हैं? नहीं। अब इस अप्रोच के भी चैलेंज होने का वक्त जो है वो हुआ जाता है। हेरेट्स ने क्या हेडलाइन लिखी है? फॉलोइंग कतर अटैक नेतन्याहू कास्ट इजराइल एज अ डेंजरस एक्टर इवन टू एलाइज। इजराइल ने यह साबित किया है कि इजराइल इत्तेहादियों के लिए भी डेंजरस है और उसका कोई इत्तेहादी नहीं है। और इजराइल के अंदर एक बड़ी तब्दीली आ रही है कि जो फलस्तीनी इजरायली हैं
یعنی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو یہاں کے رہنے والے تھے جو اسرائیل میں اس وقت رہتے ہیں اور ان کے پاس اسرائیلی پاسپورٹ ہے، لیکن ان کو یہ اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ ہیرڈز لکھ رہا ہے کہ ایون سمپتھی کوڈ بی اے ٹریپ ہاؤ عرب سٹیزنز نیویگیٹ اسرائیلی ورک پلیسز۔ تو وہ جو اب وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ جو ہمیں کام دیتے ہیں، انہوں نے جو نیشنلٹی دی ہوئی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ تو ہمارے لیے ایک ٹریپ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اندر سے بھی ایک بڑی تبدیلی جو وہ آ رہی ہے، اور اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے، اسرائیلی آرمی یہ اسیسمنٹ کر رہی ہے کہ اسیسینیٹ کرنے کی جو اٹیمپٹ ہے وہ فیل ہو چکی ہے، اور ایران اور جو تونسیا ہے وہ تعلقات بڑھا رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ وہ اسلامی دنیا کو قریب لانے میں دونوں کردار ادا کریں گے۔ یہ بڑی غیر معمولی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے سارا تناظر رکھنے کی اٹیمپٹس ہم نے کی ہیں کہ آگے کیا ہو سکتا ہے اور کیا چیز ناگزیر ہے۔ اتنے بڑے حقائق، اتنے بڑے جوابات سامنے آنے کے باوجود اگر ان کی آنکھیں نہیں کھلتی، اگر یہ لیسن لرن نہیں کرتے، تو پھر نتیجہ پیس نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نہیں ہے کہ اسرائیل کسی کے اوپر رحم کھائے گا اور اسرائیل کا وائلنس رک جائے گا اور مڈل ایسٹ میں امن ہو جائے گا، بلکہ آپ اسرائیل کے لیے کھلا گراؤنڈ جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ پیس تھرو اسٹرینتھ سب سے زیادہ اسرائیل پر ہی اپلائی ہوتا ہے۔ اگر آپ نے پیس تھرو اسٹرینتھ کرنا ہے تو آپ کو پھر اسٹرینتھ دکھانی پڑے گی، اور یہ فارمولا سب سے زیادہ اسرائیل پر اپلائی ہوتا ہے۔ پیس تھرو سرنڈر انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے، وہ آج تک نہیں ہوا۔ تو یہ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، اگر نہیں سیکھیں گے تو مڈل ایسٹ ایک بڑی جنگوں کی طرف جا رہا ہے، جا چکا ہے، اور ایک ان لمیٹڈ وائلنس مزید انتظار کر رہا ہے۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔